हेलो, राम राम, सत श्री अकाल, जय हिंद, वंदे मातरम। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम आपके लिए लेके आए हैं एसएससी सीजीएल 2024 की जीके जीएस पीवाईक्यू सीरीज, जिसके अंदर हम शिफ्ट वाइज क्वेश्चंस को कवर करेंगे उनके सॉल्यूशंस के साथ। और इसके साथ साथ 1 मिनट शॉर्ट सॉल्यूशन के लिए आप हमारे चैनल को विजिट कर सकते हैं, जिसके अंदर आपको डिफरेंट डिफरेंट वर्ल्ड मैप सीरीज और करंट अफेयर सीरीज, पॉलिटिक्स सीरीज वगैरह डिफरेंट डिफरेंट सीरीज आपको देखने के लिए मिलेंगी, जिसके अंदर आप 1 मिनट शॉर्ट सॉल्यूशन के अंदर किसी भी टॉपिक को कवर कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का फर्स्ट सेशन। तो हियर इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन। हु अमंग द फॉलोइंग हैज ऑथर्ड द प्ले नील दर्पण? नील दर्पण नाटक किसने लिखा था? ये पूछा है। ये हमारा इसका आंसर होगा दीनबंधु मित्रा। मैं आपको बता देता हूं नील दर्पण था क्या। पहले आप समझो नील दर्पण है क्या। ये एक प्ले है, नाटक बोलते हैं जिसे हम। थोड़ी मेरी राइटिंग खराब है, आप एडजस्ट कर लेना। क्या हुआ था, आपको थोड़ा हिस्ट्री के अंदर, मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर कुछ चीजें समझाता हूं मैं। 1859 और 60s के अराउंड क्या था, बंगाल के अंदर हमारे ब्रिटिशर्स क्या करते थे, नील की खेती करवाते थे। इंडिगो कल्टीवेशन जिसको बोलते थे हम। और ये क्यों होती थी? क्योंकि डाई की रिक्वायरमेंट होती थी यूरोपियन मार्केट के अंदर, कॉटन टेक्सटाइल के लिए। और ब्रिटिशर्स हमारे लोगों का ऑपरेशन करके, ऑपरेशन मतलब शोषण करके, उनसे ये खेती जबरदस्ती करवाते थे, क्योंकि ये लैंड को डिग्रेड कर देती थी ये खेती। ठीक है, उसके लिए, उसके खिलाफ, फिर इनकी ऑपरेशन पॉलिसीज के खिलाफ लोगों ने रिवोल्ट करना स्टार्ट कर दिया, जिसको बोला गया नील विद्रोह। और उस नील विद्रोह को लोगों तक पहुंचाने के लिए हमारे दीनबंधु मित्रा ने एक नाटक शुरू किया, जिसका नाम था नील दर्पण। ठीक है, आपको समझ में आ गया? ऑप्शंस को भी देख लेते हैं। मोतीलाल नेहरू कौन थे? जवाहरलाल नेहरू के फादर, जो इन्होंने नेहरू रिपोर्ट पेश की थी। ठीक है। सी आर दास, चित्तरंजन दास कौन थे? ये थे हमारी स्वराज पार्टी के संस्थापक। स्वराज पार्टी इन्होंने ही बनाई थी। किसके साथ मिलकर? एक तो मोतीलाल नेहरू थे और एक थे हमारे एनसी केलकर जी। कब बनाई थी ये? 1923 में। सरोजनी नायडू कौन है? ये हमारी फर्स्ट इंडियन वोमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है। और इनको हम नाइट एंगल ऑफ इंडिया भी कहते हैं। ठीक है। और ये याद रख लेना, ये तो फर्स्ट इंडियन वुमेन थी। अगर कोई ये पूछ ले पेपर के अंदर, फर्स्ट वुमेन जो प्रेसिडेंट बनी, अध्यक्षता की जिसने इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशन की, वो थी एनी बेसेंट। अगर फर्स्ट वुमेन पूछे तो एनी बेसेंट, इंडियन वुमेन पूछे तो सरोजनी नायडू। इन्होंने 1917 के 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में अध्यक्षता की थी। ठीक है, आप ये याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड्स वाज वॉन बाय लता मंगेशकर इन द ईयर 2001? लता मंगेशकर को वर्ष 2001 में निम्नलिखित में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो ये था हमारा भारत रत्न। आप याद कर लेना। और 1 मिनट शॉर्ट सॉल्यूशन के अंदर आपको हमारे भारत रत्न की सीरीज मिल जाएगी। इसके ऊपर हमने वीडियो बनाई थी, भारत रत्न 2024। हमने इसकी हिस्ट्री भी कवर की है इसके साथ, आप देख लेना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी? निम्नलिखित में से कौन सा क्षारता का सही क्रम है? इसका आंसर होगा ये, सीजियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, लिथियम हाइड्रोक्साइड। सीजियम हाइड्रोक्साइड मोस्ट बेसिक एलिमेंट है ये याद रख लेना, मोस्ट बेसिक एलिमेंट इस पूरी सीरीज के अंदर। ठीक है, ये देखो, ये मोस्ट बेसिक कैरेक्टर होता है इसका। अब बेसिसिटी होती क्या है, पहले ये समझ लो। उससे पहले ये भी समझ लो, बेसिसिटी हमेशा एसिड की होती है। हम कभी कभी कंफ्यूजन कर देते हैं। बेसिसिटी एसिड की होती है, और एसिडिटी जो होती है ना, वो हम बेस की कैलकुलेट करते हैं, वो बेस की होती है। ठीक है। अब बेसिसिटी होती क्या है? अब एसिड का एक मॉलिक्यूल कितने H प्लस आयन दे रहा है अपने सॉल्यूशन के अंदर, वो होती है उसकी बेसिसिटी। कितने वॉल्यूम में दे रहा है। ठीक है, समझ सकते हो, ये आप देख लो, प्रोटॉन्स H प्लस आयन से कितने डोनेट कर रहा है ये। ठीक है। और ये डिटरमाइन कैसे होती है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम दैट कंटेन्स एक्सेस इलेक्ट्रॉन, हायर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम, लोअर विल बी द इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एबिलिटी। आप इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करोगे तो बेसिसिटी भी लोअर होगी। समझ गए आप?
फिर उतने H प्लस आयन कंट्रीब्यूट नहीं कर पाओगे ना आप। अब ये देखने की चीज है, देखो एज जैसे हमारी टेबल के अंदर होता है, एज वन गोज डाउन द ग्रुप बेसिसिटी ऑफ एल्कली मेटल हाइड्रोक्साइड्स इंक्रीज होती है, डाउन द ग्रुप ये इंक्रीज होती है, और अक्रॉस द ग्रुप ये डिक्रीज होती है। ये याद रख लेना, पूछ लेगा कई बार पेपर में, पूछ लेते हैं ये फैक्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु फाउंडेड द प्रार्थना समाज इन मुंबई इन 1867? 1867 में मुंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? ये थे हमारे आत्माराम पांडुरंग। ठीक है, अब और भी देख, चलो आपको इसके ऑप्शंस की बता देता हूं। ऑप्शंस बहुत जरूरी होते हैं क्योंकि इस पेपर का ऑप्शन अगले पेपर के अंदर हमेशा क्वेश्चन बन के भी आ जाता है कई बार। तो समझ लो, गोपाल कृष्ण गोखले ये कौन थे? ये हमारे पॉलिटिकल मेंटर होते थे। किसके? हमारे फादर ऑफ द नेशन जो थे एम के गांधी, मोहनलाल करमचंद गांधी, इनके पॉलिटिकल मेंटर होते थे ये। ठीक है, श्री राम वाजपेयी का नहीं पता ये कौन थे, ये ऐसे ही नाम दे रखा है इन्होंने। राजा राम मोहन रॉय ये होते थे जिन्होंने आत्मीय सभा बनाई थी, ब्रह्मो समाज की स्थापना की थी, और सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन था इनका सती प्रथा को बैन करवाना। ठीक है, 1829 में गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक्स के साथ मिलके इन्होंने सती प्रथा का अंत किया था। इसको अबोलिशन ऑफ सती बोलते हैं हम। ठीक है, उस टाइम पे रेगुलेशन पास करवा के इसको बैन करवाया था इंडिया के अंदर। अब और ऑर्गेनाइजेशन आप देख सकते हो, जैसे आत्मीय सभा है जो राजा राम मोहन राय ने कलकत्ता 1815 में बनाई थी, ब्रह्मो समाज राजा राम मोहन राय कलकत्ता 1828 में, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले। अब ये याद रख लेना, ये पूछ लेते हैं कई बार। अब इसमें इन्होंने ये पूछा है जैसे प्रार्थना समाज के बारे में, तो अगले में पेपर में क्या बताइए पूछ ले, सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले जी ने बनाई थी। कहाँ बनाई थी? बॉम्बे में 1905 में। ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया, अब ये देखो ये डिफरेंस है, ब्रह्म समाज ब्रह्मो समाज राजा राम मोहन राय, ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया केशव चंद्र सेन कलकत्ता 1866 में। परमहंस मंडली दादोबा पांडुरंग ने बनाई थी बॉम्बे में 1849 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज Who among the following formed the Bihar Provincial किसान सभा in 1929? निम्नलिखित में से किसके द्वारा 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया गया था? किसके द्वारा किया गया था? ये थे हमारी स्वामी सदानंद सरस्वती जी। ठीक है, ये देखो इसके अंदर और भी ऑर्गेनाइजेशन आपको देख लो, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखो किसान सभा किसने बनाई थी? बिहार में बनी थी सदानंद सरस्वती जी ने हमारी। ठीक है, यही है। आत्मीय सभा ये बताइए राजा राम मोहन राय ने कलकत्ता में बनाई थी। धर्म सभा ये बनाई थी राधा कंता देव ने। ठीक है, कलकत्ता में। तत्व बोधिनी सभा कलकत्ता में देवेंद्रनाथ टैगोर, जो रविंद्रनाथ टैगोर के बड़े भैया होते थे। बहिष्कृत हितकर्णी सभा बॉम्बे में डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर ने बनाई थी। सिंह सभा अमृतसर में थी, ठाकुर सिंह संधवालिया और ज्ञानी ज्ञान सिंह ने बनाई थी। पूना सार्वजनिक सभा पुणे में महादेव गोविंद रनाडे, गणेश वासुदेव जोशी, एस चिपलुंकर। प्रार्थना समाज बॉम्बे में आत्माराम पांडुरंग ने। ठीक है, यह भी पूछा गया था पीछे भी। अगला क्वेश्चन है इन विच सिटी वाज द फर्स्ट गोल्फ क्लब ऑफ इंडिया सिचुएटेड? ये है कोलकाता में। ये स्टैटिक का पार्ट का क्वेश्चन है आप, ठीक है, देख लेना। अगला होगा विच आर्टिकल हैज द सिमिलर प्रोविजन टू द आर्टिकल ऑफ 32 एंड डील्स विद द रिट जुरिडिक्शन? निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद रिट अधिकारिता से संबंधित है और अनुच्छेद 32 के समान प्रावधान रखता है? देखो आप ये समझना पहले, आर्टिकल 32 है क्या? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज होती हैं हमारी। ये क्या होती हैं? जब भी आपका मौलिक अधिकार का अनन होगा या इन्फ्रिंज होंगे ये मौलिक अधिकार, तो आपकी प्रोटेक्शन कौन करता है? कोर्ट्स करते हैं या कॉन्स्टिट्यूशन करता है? कॉन्स्टिट्यूशन करता है। कॉन्स्टिट्यूशन का रखवाले कौन होते हैं? कोर्ट्स। ठीक है, तो इसलिए ये आर्टिकल डाले गए थे। अब ये देखो इसने कहा कि आर्टिकल 32 के समान प्रावधान किसके पास है? तो होंगे आर्टिकल 226 के पास। ठीक है, क्यों होंगे ये बता देता हूं आपको। देखो आर्टिकल 32 क्या है, ये क्या कहता है कि सुप्रीम कोर्ट आपके पास पावर होती है, अगर आपके फंडामेंटल राइट इन्फ्रिंज होते हैं या उनका शोषण होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली जाके अपना अधिकार मांग सकते हो। ठीक है, लेकिन आर्टिकल 32 2026 सॉरी आर्टिकल 226 क्या कहता है कि आपको अगर आपके फंडामेंटल राइट या कोई भी अधिकार या कोई भी इसके अलावा भी कोई भी अधिकार
से आपको वंचित किया गया है तो आप सीधे हाई कोर्ट में जाके अपना केस रजिस्टर कर सकते हो आर्टिकल 226 के अंडर, और आपको कोर्ट न्याय दिलाएगा। ठीक है, तो ये डिफरेंस है। आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट के लिए, आर्टिकल 226 हाई कोर्ट के लिए है। ठीक है, ये आप डिफरेंस समझ लेना। देखो, और ये चीज ध्यान रखना, इसको हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं आर्टिकल 32 को। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज इसका हम फंडामेंटल राइट में मेंशन है। ठीक है, आर्टिकल 226 क्या करता है, हाई कोर्ट्स को पावर देता है रिट इश्यू करने की। ठीक है, रिट्स को इश्यू करने की पावर हाई कोर्ट को ये देता है, आर्टिकल 226। और 32 आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट को देता है। बट एक बात ध्यान रखना, सुप्रीम कोर्ट हमेशा ओनली रिट इश्यू कर सकता है फंडामेंटल राइट के लिए ही, मौलिक अधिकारों के ही शोषण पर। बट हाई कोर्ट क्या है, फंडामेंटल राइट या मौलिक अधिकारों के साथ साथ किसी और केस में भी, एंड ईटीसी मैक्सिमम और केसेस में भी ये हमेशा केस को रजिस्टर कर सकता है। तो इसलिए है ना, हमारी हाई कोर्ट की ज्यूरिडिक्शन है ना, उसको ज्यादा बड़ा माना गया है एज कंपेयर टू सुप्रीम कोर्ट। बट अगर ये पूछे थे कि ऑल इंडिया, अगर स्टेट प्रॉपर्टी के अंदर बोले, विद इन द स्टेट पूछे तो हाई कोर्ट होगा, और विद इन द इंडियन स्टेट या इंडिया, पूरी इंडिया अपनी कंट्री के अंदर बोलेगा तो सुप्रीम कोर्ट की पावर ज्यादा होगी। ये बात ध्यान रख लेना, कई बार ये इशू हो जाता है। कई बार क्वेश्चन क्या होता है, थोड़ा घुमा के देता है, वो बोलेगा कई बार उसको पूछनी होगी ना कि रिट ज्यूरिडिक्शन किसकी ज्यादा बड़ी होती है, तो वो बोल देगा विद इन द स्टेट। अगर विद इन द स्टेट बोलता है तो हाई कोर्ट आएगा, और विद इन द इंडियन टेरिटरी बोलेगा, विद इन द इंडियन टेरिटरी, तो किसका आएगा, सुप्रीम कोर्ट का आएगा। ये ध्यान रख लेना आप। ठीक है, अब ये देखो, 5 टाइप की रिट होती है इसके अंदर, हैबियस कॉर्पस, मैंडामस, प्रोविजन, क्यूरो वारंटो, सेचुरी, हैबियस टू हैव द बॉडी, वो वाली होती है। ठीक है, ये मैंने आपको बता ही दिया, वही चीजें सेम बोल रहा है, स्टेट लेवल पे करता है। ठीक है, आर्टिकल 227 क्या होता है, ये देखो, कभी भी ये आर्टिकल क्या कहता है, हाई कोर्ट की पावर होती है ना, वो और ज्यादा कोर्ट से, जो बाकी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होते हैं, ट्रिब्यूनल्स होते हैं, ठीक है, उनसे ज्यादा होती है, उनके ऊपर होती है। कोई भी हाई कोर्ट की पावर ट्रिब्यूनल से ज्यादा होगी रिट जुरिडिक्शन को, रिट को इशू करने के मामले में। ठीक है, रिट इशू करने के मामले में हाई कोर्ट के पास ज्यादा पावर होती है। और आर्टिकल 228 क्या कहता है कि हाई कोर्ट कोई भी केस ले सकता है सबऑर्डिनेट कोर्ट से, मतलब छोटे कोर्ट से हाई कोर्ट कोई भी केस को ले सकता है अगर उन्हें लगता है कि इसके अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ लॉ है। क्वेश्चन ऑफ लॉ मतलब इसके अंदर कोई ऐसी प्रोविजन है जो मास लेवल पे बहुत सारे लोगों को इफेक्ट करेगी। ठीक है, जिससे अगर हमारे एक डिसीजन से बहुत सारे लोग अगर इंपैक्ट हो रहे हैं तो हाई कोर्ट उस केस को अपने पास लेके उसका जजमेंट सुना सकता है। ठीक है, आर्टिकल 225 क्या कहता है, ये वो पावर देता हाई कोर्ट्स को जो कभी कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले नहीं थी। ठीक है, अब हाई कोर्ट के पास पहले क्या, अंग्रेजों के टाइम में क्या होता था, बहुत सारी पावर हाई कोर्ट के पास नहीं होती थी। जैसे वो बोलते थे कि आप अंग्रेजों के खिलाफ अपना कोई फैसला नहीं सुना सकते, या बहुत सारे प्रोविजन होते थे जिसके अंदर हाई कोर्ट के पास पावर की लिमिट थी, बट वो एक्सटेंड कर दी गई है अब। ठीक है, अब वो आर्टिकल 225 क्या कहता है, जो हाई कोर्ट को पावर कॉन्स्टिट्यूशन देगा ना, वही उसके पास पावर होगी। ठीक है, या अपने जुडिशरी के पास जो पावर होती है। अगला क्वेश्चन है, महेंद्र वर्मन वन रूलर किसका था, ये पल्लवा के थे, पल्लव डायनेस्टी के रूलर होते थे, शासक होते थे। ठीक है, कैपिटल थी कांचीपुरम इनकी, और शिवास्कंडा वर्मन इनका पहले रूलर होते थे, फर्स्ट रूलर किसके, पल्लव डायनेस्टी के। ठीक है, और ये देख लेना, अपराजित वर्मन इनके लास्ट रूलर होते थे। ठीक है, और एक पल्लव रोक कट टेम्पल या आर्किटेक्चर इनका था। ठीक है, आगे देखो, व्हाट चैलेंज डज फॉरेन इन्वेस्टमेंट ऑफन फेस इन इंडिया, ये कहता है भारत में विदेशी निवेश का अधिकतर किस चुनौती का सामना करना पड़ता है विदेशी निवेश को। अब देखो इस ऑप्शंस को देखो, पहले एक्सेसिव फॉरेन कंपटीशन, वो इंडिया में नाम मात्र है। ठीक है, इंडिया में इतनी फॉरेन कंपनीज नहीं आती, अभी देखे तो अभी अभी फिलहाल में आने लगी है, बट पहले इतनी ज्यादा कंपनी फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं होती थी। ठीक है, लैक ऑफ स्किल्ड लेबर बिल्कुल भी नहीं है भाई, वो लोगों के अंदर स्किल भरी पड़ी है इंडिया के अंदर। कंज्यूमर बेस वो बिल्कुल बहुत ज्यादा है भाई इंडिया के अंदर, कितना भी आप सामान बना के बेच लो बिकने के लिए तैयार है। ठीक है, तो इश्यू क्या आएगा कि क्या चीज रोकती है, इनकंसिस्टेंट रेगुलेटरी एनवायरनमेंट, अस्थिर विनियामक परिवेश। मतलब अब देखो इंडिया में इशू क्या होता है, रूल रेगुलेशन ऐसे बनाए गए हैं हमारी सरकारों के द्वारा, जिसके वजह से फॉरेन कंपनी जो इन्वेस्टमेंट करती है ना, जिनको हम बोलते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जो फॉरेन कंट्रीज हमारे डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करती हैं आके कंट्रीज के, हमारी कंट्री विद इन अवर कंट्री, उसको बोलते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ठीक है,
तो इसका आंसर होगा इनकंसिस्टेंट रेगुलेटरी एनवायरनमेंट। फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इंडिया ऑफन फेस चैलेंजेस रिलेटेड टू इनकंसिस्टेंट रेगुलेटरी एनवायरनमेंट। ये देखो, अनक्लियर नेचर ऑफ लॉ, पॉलिसीज, रेगुलेशन, ये सब चीजें होती हैं, ठीक है। हु इज द यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी एज ऑफ जुलाई 2023? जुलाई 2023 तक की स्थिति के अनुसार केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री कौन है? ये होंगे हमारे जितेंद्र सिंह। ये आप देख लेना, ये हमारे मिनिस्टर साहब है। लठमार होली इज द प्राइमरली सेलिब्रेटेड इन द स्टेट ऑफ। लठमार होली कहाँ मनाई जाती है? देख लो, किस राज्य में खेली जाती है? ये होगा हमारा यूपी के अंदर, जो मोस्टली आपको पता है। ये देखो, ये लठमार होली होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंडीशन फॉर प्रेसिडेंट ऑफिस इन इंडिया? नॉट ए कंडीशन, क्या क्या कंडीशन नहीं हो सकती? अब ये याद रखना, नोट है पूछ रखा है, ठीक है। इसके अंदर कई क्वेश्चन में नोट को याद रख लिया करो कि नोट पूछा गया है। ही शैल नॉट एंटाइटल्ड विदाउट पेमेंट ऑफ रेंट टू यूज हिज ऑफिशियल रेजिडेंट। वह किराए के भुगतान के बिना अपने आधिकारिक निवास का उपयोग करने का हकदार नहीं है। क्या आपको लगता है ऐसा हो सकता है? एक प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति है भारत देश का, उसको क्या घर नहीं मिलेगा? ऐसा नहीं होता। तो यही होगा कंडीशन, उसको घर मिलता है, एंटाइटल्ड नहीं होता, उसको मिलता है, ठीक है। ही शैल नॉट बी ए मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। ये बात सही है, ये सही है, ठीक है। और ये भी सही है, द अलाउंसेस शैल नॉट बी डिमिनिश्ड ड्यूरिंग हिज टर्म्स ऑफ ऑफिस। ये भी सही है। ही शैल नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। ये भी सही है। देखो, वो ये बात, ये बी में क्या कहता है? ही शैल नॉट बी ए मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। वो किसी भी पार्लियामेंट के हाउस का मेंबर नहीं होना चाहिए। वो क्यों होता है? क्योंकि कभी कभी प्रेसिडेंट को ऐसे डिसीजन लेने पड़ जाते हैं जो सरकार के खिलाफ होते हैं। अगर फिर वो एमपी होगा, सरकार का नुमाइंदा होगा, सरकार उसी को चुनेगी, ठीक है। तो फिर वो सरकार के खिलाफ डिसीजन नहीं लेगा। कोई बिल अगर रोकना पड़ा उसे, उसे ऐसा लगता है कोई बिल, ऐसा बिल आ रहा है जो जनता को हार्म करेगा, तो वो अपनी वीटो पावर भी तो यूज कर सकता है ना। जो हमारे 3 प्रकार की होती है, एब्सोल्यूट, पॉकेट और सस्पेंसिव वीटो, ठीक है। वीटो पावर्स को भी यूज कर सकता है, बट अगर वो मेंबर होगा तो वो यूज नहीं करेगा। अलाउंसेस उसको मिलेंगे। चलो प्रेसिडेंट के बारे में आपको थोड़ा बता देता हूं मैं। प्रेसिडेंट के आर्टिकल्स देखो, प्रेसिडेंट के आर्टिकल हैं हमारे, प्रेसिडेंट के आर्टिकल होंगे 52 और 78। ये होगा 5th पार्ट के अंदर अवेलेबल है, ये ध्यान रख लेना। और इनकी ओथ, जो इनको शपथ दिलाते हैं, वो कौन दिलाता है? सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और चीफ जस्टिस ना हो तो सीनियर मोस्ट जज, किसका? सुप्रीम कोर्ट का, ठीक है। और इनका महाभियोग इनके ऊपर चलाने के लिए कौन सा आर्टिकल है? महाभियोग के लिए आर्टिकल है हमारा आर्टिकल 61, ठीक है। और इनके पास समाधान की पावर होती है, जिनको हम पार्डनिंग पावर बोलते हैं। वो कौन से आर्टिकल के अंडर है? आर्टिकल 72, ठीक है। और वीटो मैंने इनकी आपको बताई दी, एब्सोल्यूट, सस्पेंसिव, पॉकेट वीटो, ठीक है। और ये कंडीशंस जो होती है प्रेसिडेंट ऑफिस की, वो कौन से आर्टिकल के अंडर आती है? वो होती है आर्टिकल अनुच्छेद 59, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन अमंग द फॉलोइंग हैज हिज नेम इज इन टाइम मैगजीन लिस्ट ऑफ 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल ऑफ 2021? ये कौन है 2021 के अंदर? नरेंद्र मोदी जी हमारे सबसे ज्यादा, वाह मोदी जी वाह, वही बात है, ठीक है। ये 3 बंदे थे, देख लो, मोदी जी, ममता जी और हमारे ये आधार पूनावाला। ये कौन है? इनके बारे में देख लो आप। ये है हमारे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो थी ना, उसके डायरेक्टर, एमडी है ये, जिसने कोविशील्ड हमारी जो वो थी ना, कोविशील्ड वैक्सीन बनाई थी जो कोविड के लिए 2021 में, वो इन्हीं की कंपनी ने बनाई थी, इसलिए ये बहुत ज्यादा पॉपुलर थे उस टाइम पे, ठीक है। When the analysis of population density is done by calculating its through net cultivated area, then the measure is termed as, जब जनसंख्या घनत्व का विश्लेषण निवल खेती योग्य क्षेत्र के माध्यम से गणना करके किया जाता है, तो उस माप को क्या कहते हैं? ये देख लो, क्या कहते हैं? फिजियोलॉजिकल डेंसिटी कहते हैं, कारकीय घनत्व, ठीक है। फिजियोलॉजिकल डेंसिटी होगी, फिजियोलॉजिकल डेंसिटी रेफर्स टू द नंबर ऑफ पीपल पर यूनिट एरिएबल लैंड। मैं चलो आपको समझा देता हूँ ये क्या होता है, कि कितने नंबर ऑफ पीपल हैं जो उपजाऊ भूमि, उसके ऊपर, उपजाऊ भूमि के ऊपर पर यूनिट पे, पर यूनिट पे कितने इंसानों के वो, मतलब कितने इंसानों के वो पार्ट्स में डिवाइड हो रही है, ठीक है। ये होती है फिजियोलॉजिकल डेंसिटी। डेंसिटी का मतलब क्या होता है? इतने, अब एग्जांपल के लिए जैसे हमारे पास 10 किले जमीन है, ठीक है, 10 किले जमीन है, 10 बीघा लगा लो, उसके अंदर हमारे पास 1000 लोग हैं,
ठीक है, तो होगी इसकी फिजियोलॉजिकल डेंसिटी। अब एग्रीकल्चर डेंसिटी क्या होती है आपको यही बता देता हूं मैं। जैसे 10 किले जमीन है हमारे पास, बट उनके अंदर लोग रहते हैं 1000, बट 1000 में से एग्रीकल्चर के अंदर कितने इन्वॉल्व हैं? 100 लोग ही। 100 लोग ही खेती बाड़ी करते हैं, तो एग्रीकल्चर डेंसिटी कौन सी होगी? जो 100 लोग होंगी ये एग्रीकल्चर डेंसिटी होगी। 1000 लोग जो होंगे वो होगी फिजियोलॉजिकल डेंसिटी। अब ग्रोथ डेंसिटी क्या होती है? द मेजर इज द टोटल पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय टोटल लैंड एरिया इंक्लूडिंग बोथ कल्टिवेटेड एंड अनकल्टिवेटेड लैंड। अब जैसे एग्जांपल के लिए हमारे पास 15 किले 15 बीघा जमीन है, बस 15 में से 10 बीघा ही उपजाऊ है, 5 बीघा नहीं है, बट 15 बीघा पे जितने लोग रहते हैं वो ग्रोस डेंसिटी होती है कि कितने लोग यहाँ पे रह रहे हैं। ठीक है, नेट डेंसिटी ये अलग टर्म है। नेट डेंसिटी जो आपको पता है पर्टिकुलर डेंसिटी की बात होती है वहां पे होती है। ठीक है, नेक्स्ट इज मोहन वीणा प्लेयर पंडित विश्वा मोहन भट्ट, इनको कौन सा अवार्ड मिला था? ग्रैमी अवार्ड। ये आप देख लेना, करंट का स्टैटिक का पार्ट है। विच प्लेट्यू आर फर्टाइल बिकॉज दे आर रिच इन ब्लैक सोयल दैट इज वेरी गुड फॉर फार्मिंग। ये डकन लावा प्लेट्यू होता है। लावा प्लेट्यू क्यों बोलते हैं? ब्लैक सोयल क्या होती है? जब लावा फटता है ना, तो लावा फटता है तो लावा बाहर आने के बाद में उनकी जो ऊष्मा निकलने के बाद, हीट निकलने के बाद वो ठंडा हो जाता है, वो फिर बनाता है इग्नियस रॉक। इग्नियस रॉक जो बाद में क्या होता है, डिकम्पोज होने के बाद में ब्लैक सॉइल बनाता है। ये बहुत ही उपजाऊ होती है और कॉटन के लिए खेती इसी में होती है, कपास की खेती। ठीक है, आप देख लेना है। ये आपका दक्कन के पठार हो गए। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स एग्जांपल। संगठन के ग्रेड और उसके द्वारा उदाहरण के संबंध में निम्नलिखित कौन सा जोड़ी गलत है? देख लो। सेलुलर ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन साइकोन, ठीक है। प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन पैरामीशियम, सेल टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन जेलीफिश, टेल टिश्यू ऑर्गन ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन यूप्लेक्टा, उत्तक अंग ग्रेड संगठन यूप्लेक्टा। ठीक है, यही होगा। इसके अंदर टिश्यू नहीं होता, ये सेल होता है। अब ये आपको पूरा क्वेश्चन कहां मिलेगा आपको मैं बता देता हूं। ये आपको एनिमल किंगडम के अंदर मिलेगा, ये 9th क्लास में है। ठीक है, ये देख लेना, आपको पूरा चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, उसके बिना आप ये समझ नहीं पाओ क्या होता है। ये दोनों पोरीफेराज होते हैं, साइकोन और ये यूप्लेक्टा। पोरीफेरा होते हैं, इनके अंदर सेलुलर ग्रेड की ऑर्गेनाइजेशन होती है, ये आप देख लो। ठीक है, यूप्लेक्टा इज क्लासिफाइड अंडर फाइलम पोरीफेरा। ठीक है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन ये होती है, और इसके एग्जांपल ये साइकोन, स्पंजिला, यूप्लेक्टा, स्काइफा। सेल ये देख लो, ये टेबल में एनसीईआरटी से उठाई है। एनिमलिया जो किंगडम है हमारी, इसके अंदर देखो सेलुलर लेवल एक ही उसके अंदर फाइलम के अंदर होती है, पोरीफेरा। ये याद रख लेना, एक्सेप्शन कई बार आ जाता है। सेलुलर के अलावा इसके अलावा जिसमें भी आएगी उसके अंदर टिश्यू होगी, ये ध्यान रख लेना आप। ये पोरीफेरा के एग्जांपल याद रख लो, इसको नेग्लेक्ट कर दो। इसके अलावा जिसमें भी पूछेगा उसके अंदर टिश्यू और ऑर्गन होगी। फिर आपको आगे देखना होगा भाई, रेडियल है, बाइलेटरल है, विदाउट बॉडी कैविटी है, फॉल्स सिलोम है, ये ट्रू सिलोम है। ये थोड़ी चीजें डेप्थ में आपको जब आप पूरा चैप्टर पढ़ोगे जब आपको समझ में आएंगे। ठीक है, हु इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु एज ऑफ जुलाई 2023? कौन है? जुलाई 2023 तक की स्थिति के अनुसार तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है? एम के स्टालिन है। ये कई बार आपने देखा होगा, अपनी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स की वजह से न्यूज में रहते हैं। ठीक है, धार्मिक कंट्रोवर्शियल जो स्टेटमेंट्स होती है उनकी वजह से। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पल्सेस? एमपी, मध्य प्रदेश। ठीक है, विच ऑफ द इन विच ईयर वाज द प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च्ड इन इंडिया? ये 1973 में हुआ था, 1 अप्रैल 1973 के अंदर। ये याद रख लेना, ये स्टैटिक का पार्ट है, इसमें कोई डेप्थ के अंदर जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, द हेड ऑफिस ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया बीसीसीआई इज लोकेटेड। ये बीसीसीआई का मुख्यालय कहाँ पे है? ये हमारा मुंबई के अंदर है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज नॉट ए रिडॉक्स रिएक्शन? निम्नलिखित में से कौन सी अपघटन अभिक्रिया रिडॉक्स अभिक्रिया नहीं है? ये देखो, नहीं पूछा इसने, ये याद रख लेना। ठीक है, नहीं पूछा इसने। ये होगा हमारा डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। पहले, इससे पहले आप ये समझ लो डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है और रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, समझा देता हूं आपको। डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है? जब कोई भी केमिकल रिएक्शन हो, उसके अंदर एक सिंगल कंपाउंड टूट के दो या दो से ज्यादा कंपाउंड बना दे। ठीक है, किसकी हेल्प से? हीट, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से। बॉन्ड तोड़ने के बाद एक से ज्यादा वो बने। अब देखो डिकम्पोजिशन रिएक्शन कैसे कैसे होती है, देख लो। 3 टाइप से हो सकती है। हीट, जब हीट के थ्रू होती है, देखो ये कैसे होती है, हीट ये हो गई, ये लेड नाइट्रेट हो गया, ये लेड मोनोऑक्साइड में टूट गया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में टूट गया और ऑक्सीजन अलग होगी। ठीक है, ये ब्राउन फ्यूम बनते हैं जिसकी। और आपने देखा होगा, देखो ये कई बार क्वेश्चन भी आ जाता है, लेड नाइट्रेट को हीट करते हैं तो क्या कौन सा कलर बनता है? वो येलो कलर बनता है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ये पूछ लेते हैं ये। अब अगला है डीकम्पोजिशन रिएक्शन वेयर लाइट इज सप्लाइड फॉर एनर्जी। अब लाइट एनर्जी
ठीक है, एज ए लाइट को एनर्जी की तरह यूज करते हैं। तो देखो अगला ही सिल्वर क्लोराइड व्हाइट कलर होता है, ये देखो ये पूछ लेता है कई बार, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। सिल्वर क्लोराइड को जब हम लाइट के अंदर रखते हैं तो अपना कलर चेंज करता है, ग्रे व्हाइट कलर का हो जाता है वो, ठीक है, और डिसोसिएट होता है, डिकम्पोज होता है Ag और Cl में, क्लोरीन में, ठीक है। अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन जब इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं उसको, दो वाटर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी हम डालते हैं तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का बॉन्ड टूट जाता है, ठीक है। रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है? इट इन्वॉल्व्स ए चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एलिमेंट टिपिकली फीचरिंग बोथ रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। रेडॉक्स रिएक्शन के अंदर क्या होता है, दोनों प्रोसीजर होते हैं, उसके अंदर ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन भी होता है एक ही रिएक्शन के अंदर, ठीक है। ये देखो हमने देखा जैसे कॉपर ऑक्साइड हो गया प्लस H2 हाइड्रोजन, अब देखो ये ऑक्सीजन यहां से डिसोसिएट होके इसके पास चली जाएगी, ठीक है। तो इसका क्या होगा, ये कॉपर है वो रिड्यूस हो गया और हाइड्रोजन है वो ऑक्सीडाइज हो गया क्योंकि इसको ऑक्सीजन मिल गई, ठीक है। अब बाकी और देख सकते हो आप, डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज नॉट ए रिडॉक्स रिएक्शन। इन दिस डिकम्पोजिशन CaCO3, इन दिस डिकम्पोजिशन कैल्शियम कार्बोनेट ब्रेक्स इनटू कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड अपॉन हीटिंग। ये देख लो ये डिसोसिएट होती है कैसे कैसे, ठीक है, ये आप देख लेना। अब मैं आपको ऑप्शन बता देता हूं, देखो ऑप्शन में कैसे होती ये रिडॉक्स रिएक्शन क्यों नहीं है, इसका रीजन क्या है। देखो डाई हाइड्रोजन मोनोऑक्साइड, ठीक है, ये क्यों नहीं है, ये देखो जब वाटर डाई हाइड्रोजन मोनोऑक्साइड टूटा तो दो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग निकल गए। इट इज ए रिडॉक्स रिएक्शन। ये रिडॉक्स रिएक्शन क्यों है, बिकॉज हाइड्रोजन तो रिड्यूस हुआ है, ठीक है, और ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज हुआ है, तो इसके अंदर दोनों प्रोसेस हो गए, तो ये होगा रिडॉक्स रिएक्शन। जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा है दोनों के अंदर तो होता है वो रिडॉक्स। अगला डीकंपोजिशन ऑफ सोडियम हाइड्राइड NaH, ये क्यों रिडॉक्स रिएक्शन है, ये देखो सोडियम रिड्यूस हो रहा है और हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हो रहा है, ठीक है, तो रिडॉक्स रिएक्शन है ये। डीकंपोजिशन ऑफ पोटासियम क्लोरेट, ये क्यों है, इसके अंदर पोटासियम क्लोराइड तो रिड्यूस हो रहा है, ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज हो रहा है, ठीक है, इसी वजह से रिडॉक्स रिएक्शन है ये भी। Which of the following statement best define the monoecious? A flower with both androecium gynoecium, a flower with dithecus, a flower with gynoecium, a flower with androecium, a flower with both androecium and gynoecium, ठीक है। द टर्म मोनोइशियस क्या होती है, जब प्लांट के अंदर पौधे के अंदर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों सेम प्लांट के अंदर अवेलेबल हो, ठीक है, इसको बोलते हैं मोनोइशियस प्लांट। डाइथिकस प्लांट क्या होता है, जिसके अंदर दो लोब हो एंथर की, ठीक है। ए फ्लावर विद गाइनोशियम ओनली, ए फ्लावर विद ओनली गाइनोशियम, जिसके अंदर एक स्ट्रक्चर हो, या तो फीमेल या मेल, ठीक है, एक कोई भी हो, स्टेमन हो, पिस्टिल हो, ठीक है। और ए फ्लावर विद एंड्रोशियम ओनली, जिसके अंदर मेल स्ट्रक्चर हो ओनली, स्टेमिनेट, ठीक है, ये याद रख लेना आप। इसके अंदर फीमेल स्ट्रक्चर होगा, इसके अंदर मेल स्ट्रक्चर होगा। अब ये देख लो आप, ये मोनोइशियस फ्लावर है, क्यों है, कैसे है, देखो ये है आपका मेल पार्ट जिसको हम एंथर बोलते हैं, और ये है अपना फीमेल पार्ट जिसको हम पिस्टल बोलते हैं, ठीक है। इसके पिस्टल के पार्ट है स्टाइल, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ये ओव्यूल्स होते हैं इसके अंदर। इस एंथर से क्या होता है, अपना पोलन ग्रेन निकलते हैं और इसके ऊपर स्टिक कर जाते हैं, फिर इससे यहाँ से अंदर होके इनका फर्टिलाइजेशन हो जाता है। डाइसिस प्लांट्स क्या होता है, देखो इसके अंदर ये अलग अलग है तीनों, देख लेना, इसके अंदर एंथर नहीं है, ठीक है, देख लिया। अगला, it is an industry dash is an industry association and self-regulatory organization whose primary objective is to work toward the robust development of microfinance sector। ये कौन सा होगा, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस होंगे, ठीक है, जिसको रेगुलेट कौन करता है, आरबीआई रेगुलेट करता है। ये वैसे एसआरओ होती हैं, सेल्फ रेगुलेटिंग ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, ठीक है, जो डेवलपमेंट और रेगुलेशन को प्रमोट करती हैं सेक्टर के अंदर, इंडिया के अंदर माइक्रो फाइनेंस सेक्टर के अंदर, ठीक है। डिटेल्स अबाउट सुदर्शन लेक इज गिवन इन ए रॉक inscription at गिरनार जूनागढ़, जो विच आर कंपोज टू रिकॉर्ड द अचीवमेंट ऑफ साका रूलर। साका रूलर कौन थे, रुद्रदमन वन थे वो, ठीक है, रुद्रदमन वन थे। पुष्यगुप्त ने इसको बनाया था, ये याद रख लेना, और इसका रिपेयर का काम करवाया था रुद्रदमन ने, सुदर्शन लेक का। चलो ठीक है, आप समझ गए, रिपेयर, ये देखो रिपेयर का काम करवाया था, ठीक है। तो चलो ये हमारी सुदर्शन लेक होगी।
सो थैंक यू सो मच गाइज। आज का लेक्चर कैसा लगा आपको कमेंट करना और बताना। जल्दी हम नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं फिर। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम गाइज।